अगर मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है, तो इसके दोनों पोल्स के ऊपर जो फोर्स लगता है वो अनइक्वल लगता है। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब है द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। और उसके बाद में ऐसे ही आपको पूरी सरफेस के लिए करना है, छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स पूरी सरफेस पे लेना है और सबका फिर अलग अलग फ्लक्स कैलकुलेट करके टोटल कर लेना है। रिलेटिव वर्ड जब भी आ जाए फिजिक्स में समझ जाना, दो चीजों का कंपैरिजन होगा, जैसे रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, ये जब भी ऐसी चीज आती है ना रिलेटिव वर्ड, तो इसका मतलब एक के रेस्पेक्ट में दूसरी चीज कैलकुलेट की जा रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जब भी हम किसी भी बार मैग्नेट को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगता है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? एम बी साइन थीटा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा? एम बी साइन थीटा। एम का मतलब क्या है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द बार मैग्नेट। बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है उसका फॉर्मूला क्या होता है? स्मॉल एम इंटू 2l। स्मॉल एम का मतलब क्या है? पोल स्ट्रेंथ, और 2l का मतलब क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स। ठीक है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जिसके अंदर इस बार मैग्नेट को थीटा एंगल पे रखा हुआ है। इसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है? थीटा। तो इस पे जो टॉर्क लगेगा वो कितना लगेगा? एम बी साइन थीटा के बराबर लगेगा। तो ये हम पिछली क्लास में स्टडी कर चुके हैं, और हमने ये भी स्टडी किया था कि जब ये बार मैग्नेट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाती है तो ये हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करती है ताकि थीटा कितना बन जाए? 0। इस पे जो फोर्स लगते हैं और उसकी वजह से जब इस पे टॉर्क एक्ट करता है तो टॉर्क इसको घुमा के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ले आता है, और जब ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाती है बार मैग्नेट, इसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम डायरेक्शन में आ जाते हैं और थीटा 0 डिग्री बन जाता है। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? स्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब थीटा 0 होता है ना तो साइन 0 कितना होता है? 0, यानी कि टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। तो टॉर्क 0 हो जाता है, और नेट फोर्स तो वैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में बार मैग्नेट के ऊपर 0 होता है। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो फोर्स हमेशा 0 लगता है। तो ये वाली जो सिचुएशन है, ये वाली जो कंडीशन है, इसका हमने क्या नाम रखा? इसका हमने रखा स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर आप इस बार मैग्नेट को ऐसे उल्टा घुमा देते हो, इसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो इधर चला जाए, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उसके अपोजिट डायरेक्शन में रहे, तो थीटा कितना बन जाएगा? तो थीटा हो जाएगा 180 डिग्री, और उस कंडीशन में साइन 180 भी 0 होता है तो टॉर्क अभी भी 0 आएगा, नेट फोर्स भी 0 आएगा, तो इसको भी हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। लेकिन क्योंकि बार मैग्नेट इस कंडीशन में अपने आप आने की कोशिश नहीं कर रही है, इसको जबरदस्ती हम उसको ऐसे शिफ्ट कर रहे हैं, तो इसलिए इस कंडीशन को हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये एग्जाम में पूछा जाता है आपको कि स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होती है। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू 0 को हम क्या बोलेंगे? स्टेबल इक्विलिब्रियम। थीटा इक्वल टू 180 डिग्री को क्या बोलेंगे? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एक चीज ये भी याद रखो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब भी किसी बार मैग्नेट को रखा जाएगा, चाहे कैसे भी रख दो, हमेशा उसके ऊपर नेट फोर्स 0 आएगा। नेट फोर्स क्या आएगा? 0। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है, तो इसके दोनों पोल्स के ऊपर जो फोर्स लगता है वो अनइक्वल लगता है। फिर एक पे ज्यादा फोर्स लगेगा, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा उस वाले पोल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा लगेगा, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, जैसे सपोज करो इधर से इधर जाने पे मान लो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, तो यहाँ पे ये जो पोल है साउथ पोल, इस पे जो फोर्स लगेगा वो कम लगेगा क्योंकि इधर मैग्नेटिक फील्ड कम है, इधर जाने पे बढ़ रहा है, इसका मतलब नॉर्थ पोल पे मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा लगेगा, और दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो बार मैग्नेट के ऊपर एक्ट करेगा, तो तब नेट फोर्स 0 नहीं आएगा। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए स्पेशल तौर पे याद रखना है, नॉन यूनिफॉर्म मतलब ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम है। अगर मान लो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कम है, यहाँ पे ज्यादा है, तो इस वाले पोल पे फोर्स कम लगेगा, इस पे ज्यादा लगेगा, तो नेट फोर्स 0 नहीं आएगा। नेट फोर्स तभी 0 आता है जब दोनों पोल्स पे बराबर फोर्स लगे और फोर्स की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है। साउथ पोल पे हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगता है और नॉर्थ पोल पे हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो अगर ये दोनों बराबर होंगे तभी तो कैंसिल होंगे, तभी तो नेट फोर्स 0 आएगा। अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपने इसको रख दिया तो इसके पोल्स के ऊपर अनइक्वल फोर्स लगेगा, एक पे ज्यादा एक पे कम, जिसकी वजह से नेट फोर्स 0 नहीं आएगा। ठीक है ना, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। आज जो चीज हम लोग स्टडी करेंगे वो है एंगुलर एसएचएम ऑफ ए मैग्नेटिक डायपोल।
मतलब अगर किसी भी बार मैग्नेट को आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो आपको पता है उसके ऊपर एक टॉर्क लगता है, और टॉर्क इसको घुमा के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगा। लेकिन जब ये ऐसे घूमेगी तो ये एकदम से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में नहीं आ पाएगी, ये ऐसे थोड़ी सी आगे निकल जाएगी, फिर वापस इस पे टॉर्क एक्ट करेगा, वापस इसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगा, फिर ये वापस थोड़ी इधर चली जाएगी, फिर वापस इधर, फिर वापस इधर, इस तरीके से ये थोड़ी देर के लिए ऐसे चम करेगी। जैसे एक सिंपल पेंडुलम होता है, एक सिंपल पेंडुलम है मान लो, अगर आप इसको मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करके छोड़ देते हो, आपने यहां पे ले जाके इसको छोड़ दिया, तो ये इस तरीके से ऐसे चम करता रहेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा थोड़ी देर के लिए। क्यों करेगा? क्योंकि आपने जब इसको ऐसे ले जाके यहाँ पे छोड़ा तो यहाँ पे आते आते जब ये वापस मेन पोजीशन की तरफ आएगा तो ये कुछ स्पीड गेन कर लेगा, इसके पास कुछ स्पीड आ जाएगी, और स्पीड की वजह से ये थोड़ा आगे निकल जाएगा, फिर वापस ये मेन पोजीशन की तरफ आएगा तो वापस इसके पास कुछ स्पीड आ जाएगी आते आते, फिर ये वापस थोड़ा आगे चला जाएगा। तो इस तरीके से ये थोड़ी देर के लिए ऐसे चम करते हुए लास्ट में जाके रुक जाएगा। तो इसकी जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है वो ये है, ये इसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन है, लास्ट में आके यहीं पे रुकेगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए ऐसे चम तो करेगा ना। उसी तरीके से बार मैग्नेट को जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो ये एकदम से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में नहीं आ पाएगी, इस पे टॉर्क तो लगेगा और वो इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाने की कोशिश भी करेगा। लेकिन क्योंकि ये जब बार मैग्नेट ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आ रही होगी तो ये कुछ स्पीड भी गेन कर लेगी टॉर्क की वजह से, तो थोड़ी आगे निकल जाएगी, फिर वापस आएगी, फिर इस तरीके से थोड़ी देर के लिए ऐसे चम करके लास्ट में जाके रुक जाएगी। जैसे ये कर रहा है ना वैसे ये भी करेगी। तो आपको यही कैलकुलेट करना है कि जब ये ऐसे चम कर रही होगी बार मैग्नेट ऐसे, ये जो मैग्नेटिक डायपोल है जब ये ऐसे चम कर रहा होगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी या इसका टाइम पीरियड कितना होगा, ये हम कैलकुलेट करके देखेंगे। क्या कैलकुलेट करना है? टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड समझते हो ना, ऐसे एक साइकिल कंप्लीट करने में मतलब पहले गई फिर वापस आई फिर वापस गई, मतलब मेन पोजीशन ये है मान लो, तो इससे इधर फिर वापस इधर फिर वापस इधर, फिर ये एक चक्कर कंप्लीट हुआ इसका, तो इसको बोलते हैं, इसमें जो टाइम लगा उसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड का जो रेसिप्रोकल होता है उल्टा, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये कैलकुलेट करके देखना है। तो जो सिचुएशन दे रखी है पहले उसको देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे एक बार मैग्नेट आपको दिखा रखी है, इसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो होगा साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ, और सपोज करो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से इसने कोई थीटा एंगल बना रखा है। ठीक है, बार मैग्नेट कैसे रखी हुई है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल पे रखी हुई है। इसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है? थीटा। अब देखो ये जो बार मैग्नेट है इसके ऊपर एक टॉर्क लगेगा जो इसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगा, ये ऐसे घूमने की कोशिश करेगी, ऐसे, समझ रहे हो बात? ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने की कोशिश करेगी क्योंकि इसके ऊपर एक टॉर्क लग रहा होगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। टॉर्क ऑन द मैग्नेटिक डायपोल कितना होगा? तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या बताया था? एम बी साइन थीटा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? एम बी साइन थीटा, जो बार मैग्नेट पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा होगा। ठीक है जी। अब ये जो टॉर्क है इसकी वजह से बार मैग्नेट घूमेगी, है ना, और ऐसे चम करेगी थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अगर एंगल छोटा हो, अगर मान ले कि ये एंगल छोटा है और स्मॉल एंगल, अगर आपने किसी छोटे से एंगल से आपने इसको ऐसे मैग्नेटिक फील्ड से किसी छोटे से एंगल पे रखा हुआ है, मतलब ये थीटा बहुत छोटा एंगल है, मान लो 5 या 10 डिग्री एंगल है, तो एंगल अगर छोटा होता है ना तो ये जो साइन थीटा की जो वैल्यू है ये लगभग थीटा के बराबर होती है। साइन थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा, ये प्रॉपर्टी आपको पता है क्या? अगर एंगल छोटा होता है तो साइन थीटा और टेन थीटा की वैल्यू थीटा के बराबर ही होती है रेडियन के अंदर। जैसे 5 डिग्री है तो साइन 5 डिग्री की जो वैल्यू है वो 5, और इसको रेडियन में कन्वर्ट करो तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके बराबर ही आएगी। थीटा जब छोटा होता है तो साइन थीटा या टेन थीटा की वैल्यू थीटा के बराबर ही आती है लगभग। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, आगे भी हम यूज करेंगे कई जगह पे। तो यहाँ पे साइन थीटा अगर थीटा के बराबर है तो टॉर्क को हम क्या लिख सकते हैं? एम बी इंटू थीटा लिख सकते हैं। आई बात समझ में?
अब देखो रोटेशनल मोशन का थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे यहाँ पे। 11th क्लास में आपने पढ़ा है रोटेशनल मोशन के बारे में। जब भी कोई चीज घूमती है, रोटेट करती है, उसके ऊपर कुछ टॉर्क लगता है, तो टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर एक्सेलरेशन में एक रिलेशन होता है, तो इक्वल टू आई एल्फा। रोटेशनल मोशन में आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है और एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है एल्फा, तो उस पर जो टॉर्क लग रहा होगा, टॉर्क को लिख सकते हो आई इंटू एल्फा के बराबर है। आई मतलब क्या है यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन है इसका एक थीटा के साथ रिलेशन भी होता है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ये भी हम रोटेशनल मोशन में ही पढ़ते हैं। एल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा, एल्फा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा। एक माइनस का सिंबल भी आता है यहाँ पे, वो डायरेक्शन बताने के लिए होता है, लेकिन क्योंकि अब यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं इसलिए वो माइनस का सिंबल लगाया नहीं। वो डायरेक्शन बताने के लिए होता है कि एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। थीटा को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ जो थीटा मैं यूज कर रहा हूं, थीटा क्या चीज है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब ये दो फॉर्मूले हम यूज करेंगे। देखो टॉर्क किसके बराबर है, आई इंटू एल्फा, और एल्फा किसके बराबर है, ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो इस टॉर्क को आप क्या लिख सकते हो, अगर कोई भी चीज घूम रही है तो उस पर जो टॉर्क लग रहा है उसको अगर आई एल्फा लिख सकते हो, और एल्फा अगर ओमेगा स्क्वायर थीटा के बराबर है तो इसको आई इंटू ओमेगा स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। अब एक इक्वेशन आपके पास पहले से है, देखो ये रही, एक इक्वेशन आपने और बना ली, दोनों से एक ही चीज को कैलकुलेट कर रहे हो टॉर्क को, तो आंसर सेम आना चाहिए। ये तो रोटेशनल मोशन वाला कॉन्सेप्ट यूज किया है, और ये हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बार मैग्नेट को रखा तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा वो वाला फॉर्मूला यूज किया है। आंसर तो सेम ही आएगा, अलग अलग मेथड यूज करो, चाहे ऑब्जेक्ट तो वही है ना, जो घूमने वाला ऑब्जेक्ट है वो है तो यही, तो इसके ऊपर जो टॉर्क लगेगा चाहे वो इस वाले मेथड से कैलकुलेट करो या इस वाले मेथड से कैलकुलेट करो, सेम आना चाहिए। तो दोनों को बराबर लिख दो। बाई इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिखेंगे बताओ, हम लिखेंगे एम बी थीटा इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर थीटा। थीटा से थीटा दोनों साइड में कैंसिल, तो ओमेगा स्क्वायर क्या आ गया, एम बी अपॉन आई, और ओमेगा क्या आ जाएगा, अंडर रूट कर देंगे। ये आ गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ के या 2 पाई बाई टी के, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 2 पाई एफ इक्वल टू अंडर रूट एम बी अपॉन आई। तो बताओ एफ इक्वल टू क्या आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गई 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एम बी अपॉन आई। 2 पाई तो जाएगा नीचे, बाकी तो एज इट इज रहेगा। और टाइम पीरियड अगर लिखना हो तो टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का उल्टा, तो इस फॉर्मूले को उल्टा कर दो, 2 पाई ऊपर चला जाएगा, नीचे या नहीं है ये ऊपर चला जाएगा, और आई अपॉन एम बी बन जाएगा इधर। तो अगर फ्रीक्वेंसी पूछे ये वाला फॉर्मूला बता देना, टाइम पीरियड पूछे ये वाला फॉर्मूला, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछे ये वाला फॉर्मूला, 3 फॉर्मूले आ गए अपने पास। आया समझ में? तो इस तरीके से आपको ये स्टडी करना होता है। देख लो इसमें कोई भी डाउट है तो शुरू से लेके लास्ट तक, कोई भी स्टेप में डाउट या कंफ्यूजन है तो एक बार बता दो। देखो एक बार शुरू से लेके लास्ट तक, ये कुछ रोटेशनल मोशन के फॉर्मूले हमने यूज किए हैं, ये भी आपको याद रखने पड़ेंगे, ये 11th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। एक बार देख लो, कोई भी स्टेप में डाउट या कंफ्यूजन है तो बता दो, फिर आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चंस वगैरह करके देखेंगे इसके ऊपर। तो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ए सर्कुलर कॉइल of 16 turns and radius 10 centimeter carries a current of 0.75 ampere. Rest with its plane normal to an external field of magnitude 5 into 10 raised to power minus 2 Tesla. The coil is free to turn about an axis in its plane perpendicular to the field direction. When the coil is turned slightly and released, it oscillates about its stable equilibrium
with a frequency of 2 second inverse. What is the moment of inertia of the coil about its axis of rotation? ये बोल रहा है कि हमारे पास में क्या एक सर्कुलर कॉइल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने बता रखे हैं 16, ठीक है जी। और क्या बता रखा है एंड रेडियस, रेडियस भी दे रखी है, देखो रेडियस है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। कैरीज ए करंट ऑफ, करंट कितना है 0.75 एम्पियर, रेस्ट विद इट्स प्लेन नॉर्मल टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इसको इस तरीके से रखा हुआ है कि इसका जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है तो इसके परपेंडिकुलर हमने कॉइल को ऐसे रखा हुआ है, मान लो ऐसे बांध के लटका रखा है इसको, ठीक है, इस तरीके से ये लटकी हुई है। इसका जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, कॉइल का जो प्लेन है ना वो मैग्नेटिक फील्ड की क्या है परपेंडिकुलर, इस तरीके से रखा गया है। तो पहले तो ये देख के बताओ कि इस कॉइल का जो एरिया वेक्टर है वो कौन सी डायरेक्शन में आएगा। ऐसे कॉइल रखी हुई है, कॉइल का एरिया वेक्टर किधर होता है हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। और देखो मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है, इस कॉइल का जो एरिया वेक्टर है वो कौन सी डायरेक्शन में होगा प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। और मैग्नेटिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में, तो शुरुआत में थीटा कितना है 0 डिग्री। समझ में आया क्या? शुरुआत में इसको इस तरीके से रखा गया है कि कॉइल का जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, लेकिन आपको पता है कि कॉइल का जो एरिया वेक्टर होता है वो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर ही होता है। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे यहाँ पे, तो थीटा 0 है, ठीक है जी। और मैग्नेटिक फील्ड भी आपको बता रखा है कि कितने मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखा हुआ है। कितना है मैग्नेटिक फील्ड 5 × 10⁻⁻² टेस्ला, ठीक है। द कॉइल इज फ्री टू टर्न अबाउट एन एक्सिस इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द फील्ड डायरेक्शन। ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक प्लेन है, उसके अराउंड ये घूमने के लिए फ्री है, मतलब इस तरीके से ये ऑसिलेशंस या मूवमेंट कर सकती है। ये बोल रहा है व्हेन द कॉइल इज स्लाइटली टर्न स्लाइटली एंड रिलीज्ड, मतलब इसको थोड़ा सा हमने मीन पोजीशन से ऐसे डिस्टर्ब कर दिया और छोड़ दिया, तो ये थोड़ी वापस से अपनी मीन पोजीशन में आने के लिए या अपनी स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में आने के लिए क्या करेगी, थोड़ी देर के लिए ऐसे चम करेगी। तो पूछा है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा अगर इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो 2 सेकेंड इनवर्स। फ्रीक्वेंसी कितनी बता रखी है 2 सेकेंड इनवर्स। तो आपको पूछा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, अब क्या फॉर्मूला लगाओगे इसके लिए, तो बताया था आपको फ्रीक्वेंसी चाहे बार मैग्नेट हो चाहे करंट कैरिंग कॉइल हो, दोनों को ही हम मैग्नेटिक डायपोल बोल सकते हैं। मैग्नेट में भी 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और जब किसी कॉइल में करंट फ्लो करते हो तो उसका एक फेस नॉर्थ पोल बन जाता है जिधर से करंट की डायरेक्शन आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखती है, और दूसरा फेस साउथ पोल बन जाता है जिस साइड से देखने पे करंट की डायरेक्शन आपको क्लॉकवाइज दिखती है, तो वो भी तो एक मैग्नेटिक डायपोल ही हो गया ना। तो दोनों के लिए फॉर्मूला सेम होगा, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होगा 1/2π√mb/I। आपको I पूछा है इसने, समझ में आया? तो I कैसे कैलकुलेट करोगे, पहले तो स्क्वायर कर दो, तो f² = 1/4π² इंटू mb/I। तो I क्या आ गया, क्या आ गया mb/4π² f²। क्या क्या चीजें गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड बता रखा है क्या, हाँ जी बता रखा है। m मतलब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बता रखा है क्या, नहीं बता रखा है, लेकिन हमें पता है कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का एक फॉर्मूला होता है कॉइल के लिए, कोई भी करंट कैरिंग कॉइल हो उसके मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है NIA। ये लगा देंगे, लिख दो, ये आएगा I = NIA × B डिवाइडेड बाई 4π² f²। बस इसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। वैल्यू पुट कर देता हूं, देखो इधर कर लें क्या, थोड़ी सी जगह है इसमें सेट करते हैं इसको, देखो आ जाएगा क्या, चलो कोशिश करते हैं। I = I यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अच्छा ये I और ये I मिक्स मत कर देना, मैं एक काम करता हूं, इस I को मैं स्मॉल I लिख देता हूं, है ना, जो यहाँ पे स्मॉल I है ना वो करंट को रिप्रेजेंट करेगा, तो NIA ऐसा लिख देते हैं, कहीं दोनों में आप कंफ्यूज नहीं हो जाओ कि ये भी I है ये भी I है। तो ये वाला I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बताने के लिए और ये वाला I है करंट को बताने के लिए। तो नंबर ऑफ टर्न्स बता दो, 16 लिख दिया 16,
आई बता दो, करंट 0.75, एरिया, एरिया क्या होगा इसका, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर कितना है, रेडियस 10 सेंटीमीटर को 0.1 मीटर बोल सकते हो, पाई आर स्क्वायर हो गया एरिया। मैग्नेटिक फील्ड कितना बताया इसने, 5 इंटू 10⁻², 5 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर इंटू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी है 2 का स्क्वायर। क्या इसको सॉल्व किया जा सकता है, एक पाई तो देखो यहाँ कैंसिल हो ही जाएगा, एक पाई नीचे बचेगा, तो इसको पूरा सॉल्व कर सकते हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अब सिंपल कैलकुलेशन है, कर लोगे इसको कंप्लीट। कॉन्सेप्ट इतना ही था कि किस तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम फाइंड करेंगे। तो सीधा फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूले में अगर m डायरेक्टली गिवन नहीं है तो m को आप कॉइल के लिए क्या लिख सकते हो, NIA, है ना, और अगर बार मैग्नेट होती तो m को क्या लिखते हैं, स्मॉल m इंटू 2L, m इंटू 2L होता है ना बार मैग्नेट के लिए, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला वो लगाते फिर। ठीक है, आया समझ में, नोट कर लो इसको, ये कैलकुलेशन करके कंप्लीट कर लेना इसको। देखो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए मैग्नेटिक डायपोल is under the influence of two magnetic fields. The angle between the field direction is 60 degree and one of the field has a magnitude of 1.2 into 10⁻² Tesla. If the dipole comes to stable equilibrium at an angle of 15 degree with this field, what is the magnitude of the other field? देखो इस क्वेश्चन को समझना, बढ़िया क्वेश्चन है। इसने बोला कि एक मैग्नेट अपने पास है और उसको हमने एक ऐसे रीजन में रखा हुआ है जहां पे दो दो मैग्नेटिक फील्ड है जो एक दूसरे से 60 डिग्री एंगल पे है, ये B1 है, ये B2 है, और इनके बीच का एंगल कितना है, टोटल 60 डिग्री बता रखा है। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मतलब दो दो मैग्नेटिक फील्ड है, इन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने एक मैग्नेटिक डायपोल को रखा हुआ है, एक मैग्नेट को रख दिया। कैसे रखा, उस मैग्नेट को कुछ इस तरीके से रखा कि इसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, इसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है जो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होता है, ये जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है ये इस B1 मैग्नेटिक फील्ड से, जिसका मैग्नीट्यूड आपको बता रखा है 1.2 इंटू 10⁻² टेस्ला, इस मैग्नेटिक फील्ड से 15 डिग्री एंगल बना रहा है। ये वाला जो एंगल है ये कितना बता रखा है आपको, 15 डिग्री। मतलब जो बार मैग्नेट है, जो मैग्नेटिक डायपोल है, वो कुछ इस तरीके से रखा है कि इसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आएगा साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ, ये वाला जो डायरेक्शन बता रखा है, ये इस पहले वाले मैग्नेटिक फील्ड से कितने एंगल पे आएगा, 15 डिग्री पे आएगा। ऐसा क्वेश्चन में बता रखा है। क्या बता रखा है क्वेश्चन में, कि जो बार मैग्नेट है वो इस पोजीशन पे आके क्या आ गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ गया। अब आप बोलोगे सर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब भी बार मैग्नेट को रखा जाता है तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगता है, और टॉर्क उसको घुमा के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ले आता है, थीटा 0 डिग्री हो जाता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। तो उस कंडीशन को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। या तो थीटा 0 हुआ ही नहीं, तो वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे दो दो मैग्नेटिक फील्ड है और दोनों मैग्नेटिक फील्ड अपनी अपनी डायरेक्शन में इस बार मैग्नेट को अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला मैग्नेटिक फील्ड चाहता है कि ये उसकी डायरेक्शन में अलाइन हो जाए, स्टेबल कंडीशन में आ जाए, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड चाहता है कि उसकी डायरेक्शन में चला जाए, तो मैग्नेट कहीं बीच में अटक जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर दो दो टॉर्क लगेंगे। पहला मैग्नेटिक फील्ड भी इस पे टॉर्क लगाएगा, पहला मैग्नेटिक फील्ड इसको अपनी डायरेक्शन में लाने के लिए टॉर्क लगाएगा टो1, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड इसको अपनी डायरेक्शन में ले जाने के लिए टॉर्क लगाएगा टो2। अब ये दोनों टॉर्क जिस पॉइंट पे जाके बराबर हो जाएंगे बीच में कहीं पे, वहां पे जाके बार मैग्नेट रुक जाएगी, स्टेबल कंडीशन आ जाएगी, तो बस उसी को स्टेबल इक्विलिब्रियम बोल देंगे। यानी कि यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि टो1 और टो2 बराबर हो गए, तभी मैग्नेट एक जगह पे जाके रुक गई। ये दोनों टॉर्क आपस में क्या हो गए, बराबर, तभी तो मैग्नेट यहाँ पे जाके रुक गई, ना इधर जा रही है ना इधर जा रही है। समझ में आया। अब टो1 और टो2 का फॉर्मूला क्या होगा, तो जब भी आप मैग्नेट को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उस पर जो टॉर्क लगता है उसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब भी आप मैग्नेट को रखोगे तो उस पर जो टॉर्क लगेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इक्वल टू mb साइन थीटा, जिसमें थीटा क्या होता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। तो यहां पे देखो टो1 अगर मैं लिख रहा हूं, यानी पहले मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पे कितना टॉर्क लगेगा,
तो आपको लिखना है m इंटू B1 इंटू साइन, और थीटा कितना लेना है, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होगा 15 डिग्री, तो 15 डिग्री ले लिया। टो2 कितना होगा, सेकेंड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से टॉर्क कितना होगा, m B2 साइन, और थीटा कितना लेना है, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होगा 45, क्योंकि ये टोटल एंगल 60 डिग्री है, तो ये एंगल आएगा 45 डिग्री। आया समझ में? m से m दोनों साइड में कैंसिल। आपको B2 पूछा है इसने कि B2 कितना होगा, दूसरे वाला मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, पहले वाला दे रखा है क्वेश्चन में, ये आएगा B1 साइन 15 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 45 डिग्री। अब साइन 45 तो हमको पता है 1/√2 होता है, साइन 15 डिग्री कैसे कैलकुलेट करेंगे ये बताओ। साइन 45 तो आपको पता है 1/√2, साइन 15 डिग्री कहां से लाओगे, पता है क्या ये कितना होता है? अब देखो इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो इसको कैलकुलेट करने के लिए। मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूं, इधर कैलकुलेट कर रहा हूं। देखो साइन 15 डिग्री को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं क्या? ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। साइन a माइनस बी का एक फॉर्मूला होता है, साइन a cos b माइनस cos a साइन b, याद है क्या आपको? वो लगा दो अब, यानी कि आप इसको लिख दोगे साइन 45 cos 30 माइनस cos 45 साइन 30, ठीक है। अब आपको पता ही है साइन 45 1/√2 होता है, cos 30 √3/2 होता है, माइनस cos 45 1/√2 साइन 30 1/2। तो इस पे 1/2√2 आप कॉमन भी ले सकते हो, तो मैं इसमें वैल्यू पुट कर देता हूं सीधा। B1 कितना बता रखा है 1.2 इंटू 10⁻⁻²। साइन 15 डिग्री की वैल्यू यहां से बताओ, तो यहां से 1/2√2 तो मैंने ले लिया कॉमन, और ब्रैकेट में आ जाएगा √3 - 1, और डिवाइडेड बाई है साइन 45 यानी कि 1/√2। तो ये जो 1/√2 है ना, ये √2 ऊपर जाएगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो। तो B2 इक्वल टू आ जाएगा 2 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो 0.6 इंटू, देखो √3 होता है 1.732, उसमें से 1 माइनस कर दोगे तो 0.732 बचेगा, इंटू 10⁻²। यही आपका आंसर है। थोड़ा सॉल्व कर लेना इसको, यही आपका आंसर आ जाएगा। बोलो आया क्या समझ में? है ना आसान एकदम। इस तरीके से करना है। यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड दे रखे थे, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड का रोल रहेगा यहाँ पे इस बार मैग्नेट को घुमाने में, तो दोनों की वजह से टॉर्क हमने यहाँ पे कंसिडर किया है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व किया है। और ये बीच में जहां भी रुकेगा वहां पे ये तो कंफर्म है कि दोनों मैग्नेटिक फील्ड जो भी टॉर्क इसके ऊपर अप्लाई कर रहे होंगे वो आपस में बराबर होके कैंसिल हो जाएंगे। तो टो1 इक्वल टू टो2 करके हमने सॉल्व कर दिया इसको, अननोन वैल्यू अपने आप ही निकल के आ गई। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक है गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। गॉसेस लॉ को डिस्कस करेंगे। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हम गॉसेस लॉ को पढ़ते हैं और मैग्नेटोस्टैटिक्स में भी गॉसेस लॉ होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉसेस लॉ ये था कि किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो Q/ε0 के बराबर होता है। Q का मतलब क्या है? चार्ज विद इन द क्लोज सरफेस। ε0 का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। उसी तरीके से मैग्नेटिज्म के अंदर गॉसेस लॉ होता है, किसी भी क्लोज सरफेस से या किसी भी सरफेस से, चाहे क्लोज सरफेस हो या ओपन सरफेस हो, किसी भी सरफेस से पास होने वाला टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा 0 होता है। किसी भी सरफेस से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा क्या होता है? 0। एक सिंपल एग्जांपल से आप समझ जाओगे इसको। मान लो कि ये अपने पास में कोई प्लेन सरफेस है और इधर से इसमें कुछ मैग्नेटिक फील्ड इंटर कर रहा है और दूसरी साइड से आर पार बाहर निकल रहा है। ठीक है, ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है जो एक साइड से एंटर करेगा, दूसरी साइड से बाहर निकलेगा। इसने एक वर्ड यूज किया मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स किसको बोलते हैं? किसी भी सरफेस से पास होने वाली टोटल जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। अगर किसी भी सरफेस से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है तो हम बोलेंगे ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है। अगर किसी सरफेस से कम मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होंगी
तो हम बोलेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स कम है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या चीज है? मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब है द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे ये वाला जो सरफेस है, ये एक प्लेन सरफेस हमने कंसिडर किया है जिसका एरिया वेक्टर होगा प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, और ये जो एरिया वेक्टर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से मान लो थीटा एंगल बना रहा है। तो अगर मुझे इस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक फ्लक्स, कौन सा फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स अगर कैलकुलेट करना है, जिसको हम फाई के सिंबल से डिनोट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला होगा बी डॉट ए या फिर बी ए कॉस थीटा। ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स का मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है? बी डॉट ए लिख दो या तो, और डॉट को हटाओगे तो क्या आता है? कॉस थीटा। तो आप दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकते हो फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। अगर प्लेन सरफेस है तब तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना, लेकिन अगर कोई इररेगुलर शेप का ऑब्जेक्ट है तो क्या करोगे? टेढ़ा मेढ़ा ऑब्जेक्ट दे दिया ऐसा, अब इससे पास होने वाला फ्लक्स कैलकुलेट करना है। एक साइड से मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर रहा है और दूसरी साइड से आर पार मान लो इससे मैग्नेटिक फील्ड बाहर जा रहा है। आया समझ में? एक साइड से एंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड और दूसरी साइड से बाहर निकलेगा, इस तरीके का केस है। तो अब इस सिचुएशन में फ्लक्स कैसे निकालोगे? अब ये तो प्लेन सरफेस नहीं है ना, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। ये जो पूरी सरफेस है इसको स्मॉल एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड कर लेंगे। जैसे एक स्मॉल एरिया एलिमेंट हो गया ये ds, ठीक है। इसका एरिया वेक्टर होगा प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, जिसको मैं नॉर्मल यूनिट वेक्टर से बता देता हूं n कैप से, और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उससे इसका एंगल देख लेंगे और उसके अकॉर्डिंग इस छोटे से पार्ट का, इस छोटे से एरिया एलिमेंट का फ्लक्स कैलकुलेट कर लेंगे कि इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है। तो उसके लिए फॉर्मूला आएगा, छोटे से एरिया से पास होने वाला जो फ्लक्स होगा वो होगा डी फाई इक्वल टू बी डॉट डी एस। ये वाला फॉर्मूला लगा दिया हमने। छोटे से एरिया से पास होने वाला फ्लक्स भी छोटा सा होगा तो हमने लिखा बी डॉट डी एस, ठीक है। और उसके बाद में ऐसे ही आपको पूरी सरफेस के लिए करना है, छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स पूरी सरफेस पे लेना है और सबका फिर अलग अलग फ्लक्स कैलकुलेट करके टोटल कर लेना है। अब सरफेस पे तो ऐसे छोटे छोटे कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं? इनफाइनेट हो सकते हैं। तो आपको इनफाइनेट चीजों को अगर ऐड करना हो, उसके लिए फ्लक्स कैलकुलेट करके ऐड करना हो, तो उसके लिए आप इंटीग्रेशन मेथड यूज कर सकते हो। तो फॉर्मूला बन जाएगा इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस। अगर पूरी सरफेस के लिए पूछे ना तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। देखो प्लेन सरफेस के लिए कौन सा फॉर्मूला है? बी ए कॉस थीटा या बी डॉट ए। अगर टेढ़ा मेढ़ा कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके लिए कौन सा फॉर्मूला है? इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस। सर्कल का सिंबल क्या बता रहा है इंटीग्रेशन के ऊपर? ये बता रहा है क्लोज सरफेस को, कि सरफेस कैसे ली जा रही है? क्लोज सरफेस ली जा रही है, चारों तरफ से बंद सरफेस ली जा रही है। आई बातें समझ में? ठीक है। तो अब गॉसेस लॉ पे आते हैं। तो गॉस ने ये बोला कि अगर कोई भी क्लोज सरफेस हो या कोई भी सरफेस हो, चाहे ओपन सरफेस हो, इस तरीके से जो प्लेन होता है ना, वो चारों तरफ से भी आप, एक प्लेन सरफेस है तो इधर से भी देख सकते हो उसको, इधर से भी देख सकते हो। तो ये क्या है? ओपन सरफेस है। एक क्लोज सरफेस है चारों तरफ से बंद, उसके अंदर क्या है? वो बाहर से नहीं दिखेगा, चारों तरफ से बंद है वो, तो उसको क्लोज सरफेस बोलते हैं। तो प्लेन सरफेस के लिए ये वाला फॉर्मूला है, ओपन सरफेस के लिए वाला फॉर्मूला है फ्लक्स का। और गॉस ये बोल रहा है कि किसी भी सरफेस से पास होने वाला जो टोटल फ्लक्स है वो हमेशा क्या आएगा? जीरो आएगा। टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी सरफेस, चाहे वो क्लोज सरफेस हो या ओपन सरफेस हो, वो हमेशा क्या आता है? जीरो आता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? गॉसेस लॉ बोलते हैं। अब बोलोगे सर जीरो क्यों आएगा? एक सिंपल सी बात है भाई, जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर से एंटर करेंगे उतनी बाहर निकलेंगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा कंटिन्यूअस कर्व होते हैं। ये नहीं होगा कि दो एंटर कर रही है तीन बाहर निकल रही है ना, या तीन एंटर कर रही है दो बाहर निकल रही है, ऐसा नहीं होगा। जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर करेंगी किसी भी सरफेस में उतनी ही बाहर भी निकलेंगी, कम ज्यादा नहीं होती है। अब जिस साइड से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रहा है उधर देखो, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल क्या है? थीटा 90 डिग्री से छोटा है। ये एंगल क्या है? 90 से छोटा। लेकिन अगर पीछे वाली सरफेस की बात करें, इधर वाली सरफेस की, तो इसका एरिया वेक्टर किधर आएगा? प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड इधर आएगा। पीछे वाली सरफेस का एरिया वेक्टर इधर होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड देखो इधर जा रहा है, इधर एरिया वेक्टर इधर है, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा? अगर पीछे वाली सरफेस के लिए एरिया वेक्टर इधर लोगे तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा? 90 से बड़ा होगा ना इस वाले एरिया वेक्टर के लिए। और थीटा अगर 90 से बड़ा होगा तो cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव में आएगी। अगर
कॉस फंक्शन की वैल्यू अगर 0 से 90 के बीच में है तब तो ये पॉजिटिव आता है, और 90 से अगर बड़ा एंगल होता है तो कॉस थीटा नेगेटिव आता है। यानी कि जो इंटर्ड मैग्नेटिक फील्ड है उससे रिलेटेड जो फ्लक्स आप कैलकुलेट करोगे वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो मैं लिख देता हूं इधर, इंटर्ड फ्लक्स इज नेगेटिव, और आउटवर्ड फ्लक्स क्या होगा, आउटवर्ड फ्लक्स ये आएगा पॉजिटिव। ये बात समझ में आई क्या भाई, जिस साइड से मैग्नेटिक फील्ड इंटर कर रहा है उधर थीटा क्या है, 90 से बड़ा, जिस साइड से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रहा है उधर थीटा क्या है, 90 से छोटा। थीटा अगर 90 से छोटा है तो cos थीटा पॉजिटिव आएगा, फ्लक्स की वैल्यू पॉजिटिव आ रही होगी। जिस साइड से मैग्नेटिक फील्ड इंटर करेगा उधर थीटा 90 से बड़ा होगा तो आंसर आएगा नेगेटिव में। इसका मतलब इंटर्ड फ्लक्स इज नेगेटिव, आउटवर्ड फ्लक्स इज पॉजिटिव। अब मैंने बोला कि जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटर करेंगी उतनी ही बाहर निकलेंगी, जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटर करेंगी उतनी ही बाहर निकलेंगी। तो इंटर्ड फ्लक्स और आउटवर्ड फ्लक्स क्या होना चाहिए, बराबर। लेकिन एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो टोटल क्या आएगा, है तो बराबर लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, टोटल करो। एक +10 है एक -10 है, टोटल कितना 0। एक +50 एक -50 है, टोटल कितना 0। समझ में आई बात। तो इंटर्ड फ्लक्स और आउटवर्ड फ्लक्स हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए बराबर होते हैं, और इंटर्ड फ्लक्स हमेशा नेगेटिव होता है, आउटवर्ड फ्लक्स हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए उनका टोटल हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। ये है गॉसेस लॉ। क्या बोलते हैं इसको, गॉसेस लॉ। आप बोलोगे सर इससे क्या चीज प्रूव होती है, तो इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज प्रूव की जा सकती है कि मैग्नेटिक मोनोपोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। क्या एग्जिस्ट नहीं करते, मैग्नेटिक मोनोपोल। मोनोपोल मतलब सिंगल पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। मैग्नेटिक पोल हमेशा पेयर के अंदर, यानी कि दोनों एक साथ दिखाई देंगे, नॉर्थ पोल भी और साउथ पोल भी। क्योंकि अगर अकेला पोल होता, मान लो नॉर्थ पोल, सपोज करो नॉर्थ पोल है और वो किसी क्लोज सरफेस के अंदर रखा हुआ है, तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर होती है, तो उस क्लोज सरफेस से सिर्फ आउटवर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स होता, उसको कैंसिल करने के लिए इनवर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स होता ही नहीं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स 0 नहीं आता टोटल। जबकि गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा क्या होना चाहिए, 0। वो तभी 0 आ सकता है जब नॉर्थ पोल के साथ साथ क्या हो, एक साउथ पोल भी हो। तो नॉर्थ पोल से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर जा रही होंगी उतनी ही साउथ पोल से अंदर आ रही होंगी, तो इंटर्ड और आउटवर्ड फ्लक्स क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल, टोटल फ्लक्स 0 आ जाएगा। तो इससे ये चीज प्रूव हो जाती है कि मैग्नेटिक मोनोपोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, हमेशा मैग्नेट आपको डायपोल के फॉर्म में ही मिलेगा, है ना। अगर पूछे कि भी इससे क्या चीज प्रूव की जा सकती है, तो ये चीज इससे प्रूव की जा सकती है बाय यूजिंग गॉसेस लॉ। बोलो आया क्या समझ में, है ना, आसान एकदम। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फिर इंपॉर्टेंट टर्म्स इन मैग्नेटिज्म। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताने जा रहा हूं जो मैग्नेटिज्म के अंदर हम यूज करते हैं। और ये जो टर्म्स हम अभी डिस्कस करेंगे, जितने भी टर्म्स हम लोग डिस्कस करेंगे, ये सारी के सारी जो टर्म्स हैं ये मैग्नेटिक मटेरियल्स को एक्सप्लेन करने के लिए यूज की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट टर्म्स इन मैग्नेटिज्म। कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जिससे हम मैग्नेटिक मटेरियल्स को डिफाइन कर सकते हैं, उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। तो जो पहली टर्म है वो है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। देखो ये जो म्यू वाला सिंबल है ये मैग्नेटिक फील्ड वाले टॉपिक्स में या मैग्नेटिक फील्ड वाले फॉर्मूलों के अंदर बहुत सारी बार आपने देखा होगा। तो इस म्यू को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। क्या बोलेंगे इसको, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। क्या चीज होती है परमिएबिलिटी, तो मैग्नेटिक फील्ड की किसी भी मटेरियल से पास होने की जो एबिलिटी है उसी का नाम क्या होता है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होता है। अगर किसी मटेरियल से इजीली मैग्नेटिक फील्ड पास हो पा रहा है, उसके अंदर से गुजर पा रहा है, तो हम बोलेंगे कि इस मटेरियल की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ज्यादा है। और अगर किसी मटेरियल से जो मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है अगर वो इजीली पास नहीं हो पा रहा, उसको डिफिकल्टी हो रही है, तो हम बोलेंगे कि इस मटेरियल की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कम है, तभी इसमें से कम मैग्नेटिक फील्ड पास हो पा रहा है। तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का सिंपल सा मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की किसी भी मटेरियल से पास होने की एबिलिटी, ठीक है। ये तो इसका मतलब हुआ। अब अगर फ्री स्पेस की यानी कि वैक्यूम के लिए अगर मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कैलकुलेट की जाए तो वो होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ के बराबर। कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ के बराबर। म्यू नोट को हम क्या बोलते हैं,
मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, म्यू नॉट को क्या बोला गया है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इसको बोलते हैं। आया समझ में? ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज, अगर किसी मीडियम की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी लिखनी हो तो उसको म्यू लिखेंगे। देखो म्यू नॉट का सिंबल किसके लिए है, फ्री स्पेस के लिए, यानी कि वैक्यूम के लिए। अब कोई भी मटेरियल हो सकता है, आयरन, स्टील, कोबाल्ट, कॉपर, है ना, कोई भी चीज हो, तो उसकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बतानी हो तो म्यू नॉट की जगह क्या आएगा, म्यू का सिंबल आएगा। ठीक है। अच्छा, किसी भी मीडियम की या किसी भी मटेरियल की जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है, किसी भी मटेरियल की जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है, अगर उसको कंपेयर किया जाए फ्री स्पेस की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी से, तो उसको लिखा जाएगा म्यू अपॉन म्यू नॉट, और इसको हम बोलेंगे रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। रिलेटिव वर्ड जब भी आ जाए फिजिक्स में समझ जाना, दो चीजों का कंपैरिजन होगा, जैसे रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, ये जब भी ऐसी चीज आती है ना रिलेटिव वर्ड, तो इसका मतलब एक के रेस्पेक्ट में दूसरी चीज कैलकुलेट की जा रही है। तो वैक्यूम के कंपैरिजन में किसी भी मीडियम की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कितनी ज्यादा है या कितनी कम है, अगर ये बताना हो तो हम उस मीडियम की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को डिवाइड कर देंगे फ्री स्पेस की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी से। तो ये जो रेशियो अपने पास निकल के आएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। म्यू आर का मतलब क्या है, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ठीक है, रिलेटिव वर्ड मतलब कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे। एक और फॉर्मूला है इसका, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का एक और फॉर्मूला है बी अपॉन बी नोट। ये बी और बी नोट क्या है ये समझो। जैसे आपने कोई भी मटेरियल लिया और उसके ऊपर कुछ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया आपने, ये एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, इधर से मैग्नेटिक फील्ड एंटर करेगा, दूसरी साइड से मान लो इसमें बाहर जा रहा है ऐसे। अब जब मैग्नेटिक फील्ड इसमें एंटर करेगा तो ये इस मटेरियल को मैग्नेटाइज भी करेगा। अगर ये कोई मैग्नेटिक मटेरियल है तो ये क्या होगा, इस मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटाइज भी होगा। तो बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपने बी नोट लगाया मान लो। बी नोट किसको बता रहा है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। तो उससे ये मटेरियल मैग्नेटाइज हो गया और उसके अंदर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आपको मिल रहा है वो बी मिल रहा है। मैग्नेटाइज होने का मतलब है मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाएगा। तो इसके अंदर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना मिल रहा है आपको, बी। मैग्नेटाइज हो गया ना ये, तो खुद भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेगा। तो बाहर से जो मिल रहा है वो तो है ही, साथ में खुद भी इसने कुछ प्रोड्यूस कर लिया, तो टोटल मिला के कितना हो गया, बी। तो बी का मतलब टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल। बी नोट मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये सिंबल हमेशा फिक्स रहेगा, आगे वाले जितने भी टॉपिक हम पढ़ेंगे उसमें यही सिंबल यूज करेंगे। बी नोट मतलब, बी नोट का मतलब क्या है, लिख देता हूं चलो इधर। यहां पे बी नोट का मतलब है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और बी का मतलब क्या है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल। आया समझ में? बी नॉट मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बी का मतलब टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल। तो बी अपॉन बी नॉट वाला फॉर्मूला यूज कर लो या फिर म्यू अपॉन म्यू नॉट वाला फॉर्मूला यूज कर लो, एक ही बात है। दोनों से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। दोनों फॉर्मूले याद करने हैं, दोनों काम आएंगे अपने। किसी भी मीडियम की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की वैल्यू म्यू से रिप्रेजेंट की जाती है, जो आपको भी गिवन होती है क्वेश्चन में, याद नहीं करनी। म्यू नॉट की याद करनी पड़ेगी। म्यू नॉट यानी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये तो याद करना पड़ेगा। ठीक है। और रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का मतलब क्या है, म्यू अपॉन म्यू नॉट या बी अपॉन बी नॉट, इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। बोलो आया क्या समझ में? आसान है एकदम। यहां तक कोई भी डाउट है तो बता दो, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और भी कुछ टर्म्स मैं आपको बताऊंगा मैग्नेटिक मटेरियल से रिलेटेड, जैसे मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है, ऐसे और भी टर्म्स हम लोग पढ़ेंगे, जिससे हम मैग्नेटिक मटेरियल्स को बाद में कैटेगराइज करेंगे कि ये इस टाइप का मटेरियल है, ये इस टाइप का मटेरियल है। तो वो नेक्स्ट क्लास में हम बाकी की टर्म्स पढ़ेंगे। आगे वाला जो पोर्शन है इस चैप्टर का वो मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में है। किसके बारे में है, मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। ऐसे मटेरियल जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से क्या हो जाते हैं, मैग्नेटाइज, उनको बोलते हैं मैग्नेटिक
मटेरियल्स, उनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे अब। ठीक है।